हेलो एवरीवन, बात करेंगे आज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने मेटा जो कि एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है उसको नोटिसेस भेजे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे कंटेंट पेड एडवर्टाइजमेंट के तौर पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। तो इन कंटेंट्स को इमीडिएटली, इन पेड एडवर्टाइजमेंट्स को इमीडिएटली डिस्प्ले किया जाए। और साथ ही साथ मेटा से सवाल पूछा है कि एक हफ्ते के अंदर आप बताइए कि इस पूरे सिलसिले, पूरे माजरे का कारण क्या है। तो इसको पूरी तरह से हम एनालाइज करके देखेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये इशू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, फिर ये देखेंगे कि भारत सरकार की अपनी लीगल व्यवस्था, लीगल रिजाइम, कानूनी व्यवस्था क्या है बच्चों को इस तरह के सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाए, इससे बचाने के लिए। साथ ही साथ इंटरमीडियरी जैसे मेटा हो गए, मेटा एक इंटरमीडियरी बिचौलिए का काम करता है, इसको समझेंगे कि उनके लिए क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इस पे क्या करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है BBCI इन्वेस्टिगेशन, इसने एलिगेशंस लगाए, इसने इन्वेस्टिगेट करके ये लाया कि इंस्टाग्राम पे पेड एडवर्टीजमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेड एडवर्टीजमेंट, क्योंकि इसलिए ये ज़्यादा ह्यू एंड क्राई है कि पेड एडवर्टीजमेंट के तौर पर इंस्टाग्राम पे ऐसे मटेरियल्स प्रमोट किए जा रहे हैं जिसमें बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है, बच्चों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सीम, ये वर्ड याद रखिएगा। इस तरह के मटेरियल को जिसमें बच्चों को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है, उसको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल कहते हैं, सीम कहते हैं। तो बीबीसी की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने ये एलिगेशंस लगाया, उसने एक्सपोज किया कि इंस्टाग्राम पे पेड एडवर्टीजमेंट के तौर पे ऐसे मटेरियल्स को दिखाया जा रहा है। और इशू ये नहीं है कि मेटा पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह का कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इशू ये है कि मेटा की अपनी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, उसने इस तरह के कंटेंट को एक्सेप्ट किया एज अ पेड एडवर्टाइजमेंट, पैसे लिए और उनको डिस्प्ले किया इस तरह के मटेरियल के लिए। मेन इशू ये है। बेसिकली हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन ने इस चीज़ को एक्सपोज किया, और जब ये न्यूज़ में आई तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने MIT को डायरेक्शंस दिया कि मेटा को समन भेजा जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, सूचना मंत्रालय ने मेटा को नोटिस भेजा और जवाब मांगा कि 3 चीज़ें कही गई कि जितने भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं उनको इमीडिएटली, जैसे ही ये नोटिस मिले, उसको बंद किया जाए। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करे कि मेटा की अपनी कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम है, कैसे ये एडवर्टाइजमेंट्स उस मॉडरेशन सिस्टम को क्लियर कर पाए। आप फिल्टर करती है, जब आप देते हो मेटा को कंटेंट प्रमोट करने के लिए, तो मेटा उस कंटेंट को एक फिल्टर करके फिर प्रमोट करती है, डिसाइड करती है कि प्रमोट करना है कि नहीं करना है। तो सरकार ने जवाब मांगा है कि इन एडवर्टाइजमेंट्स ने कैसे कंटेंट, मेटा का जो कंटेंट फिल्टर करने का सिस्टम है, जिसको मॉडरेशन सिस्टम है, उसको क्लियर किया। और साथ ही साथ मेटा से ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अपनी डिटेल, अपनी रिस्पॉन्स भेजे। मेटा का कहना है कि देखिए, हमारा जो है वो 0 टॉलरेंस पॉलिसी है ऐसे कंटेंट के थ्रू, और जैसे ही हमें कुछ मिलता है हम तुरंत रिमूव कर देते हैं। अब ये इशू इतना इंपॉर्टेंट किया, देखिए सरकारें जो है ना 2 तरह के कंटेंट में डिफ्रेंशिएट करती है। एक तो होता है यूजर, 2 तरह का इलीगल कंटेंट हो सकता है। एक होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी अब मैं उठी, मैंने कोई इलीगल कंटेंट डाल दिया, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया। और दूसरा हो गया पेड एडवर्टाइजमेंट, जो कि प्लेटफॉर्म खुद अप्रूव कर रहा है। वो इलीगल कंटेंट है और प्लेटफॉर्म उसको अप्रूव करके पैसे भी कमा रहा है और उसको एडवर्टाइज भी कर रहा है। पेड एडवर्टाइजमेंट पे सवाल उठता है क्योंकि इनके पास एडिशनल रिव्यू, ये एक फिल्टर होता है, वो पहले कंटेंट को देखते हैं फिर वो पास करते कि ओके ये एडवर्टाइज होगा या नहीं होगा। यहाँ पे एक इशू है कि अगर एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट किया गया, उसको रिव्यू किया गया, उसको प्रमोट करने के लिए पैसे लिए गए, तो प्लेटफॉर्म की अपनी स्क्रीनिंग सिस्टम कहाँ है, अपनी कंटेंट फिल्टर करने के सिस्टम, अपनी जिम्मेदारी कहाँ है।
ये मेन इशू। अब देख लेते हैं कि भारत की जो लीगल रिजाइम है यानी कानून व्यवस्था है वो क्या कहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत का जो प्रिंसिपल सबसे इम्पॉर्टेंट साइबर लॉ है, जो कि बच्चों को के ऐसे कंटेंट और इस तरह से बच्चों को जब एक्सप्लॉइट करते हैं उसे डील करता है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईटी एक्ट का सेक्शन 67B। याद रखिएगा, ये बच्चों को किसी भी तरह से अगर आप सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस मटेरियल को पब्लिश करना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको ब्राउज करना, इंटरनेट पे आपका एक्सेस, आपको डाउनलोड करना, आप उसको डाउनलोड करके स्टोर कर रहे हैं, आप उसको एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको किसी और को शेयर कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को क्रिमिनलाइज करता है। ये इंडिया का मुख्य साइबर लॉ प्रोविजन है, आईटी एक्ट सेक्शन 67B। अब इस दूसरा है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के अंदर भी बच्चों को, अगर आप बच्चों का यूज़ अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट में करते हैं, आप चाहे इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए बच्चों का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कंटेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट जहाँ पे बच्चों का यूज हुआ है उसको आप स्टोर कर रहे हैं, उसको किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये क्रिमिनल ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो तय होती है आपके भारतीय न्याय संहिता 2023 से, जो कि इससे पहले आईपीसी इंडियन पिनल कोड था। ठीक है, तो ये मेन प्रिंसिपल है। अब हम आएंगे कि जो ये मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स हैं। देखिए, समझिए कि मेटा को इंटरमीडियरी कहते हैं, हिंदी में इसको समझिए तो मेटा के डिफरेंट ब्रांचेज, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, एक बिचौलिए का काम करते हैं, राइट। जैसे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया, अब मेरे जैसे लोग इस पे कंटेंट डालेंगे और आप कंज्यूम करेंगे, तो ये बेसिकली बिचौलिए हैं, तो इनको इंटरमीडियरी कहते हैं। सो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंदर गाइडलाइंस हैं इन बिचौलियों के लिए। जैसे कि हो गया कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस तरह का कोई कंटेंट आता है तो उनको तुरंत रिमूव कर दे, ध्यान रखे, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे। तीसरा है कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो भी सरकार की जो लॉ है उसके साथ कोऑपरेट करे, और इस तरह का कोई और मटेरियल अगर सर्कुलेशन में है तो उसको रोकने के लिए रीजनेबल एफर्ट्स लिए। ये सारे गाइडलाइंस, रेगुलर गाइडलाइंस हैं, और इसके अगर इंटरमीडियरीज फेल होते हैं तो इसका पीनल कंसिक्वेंस भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेफ हार्बर प्रोविजन अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। देखिए, नॉर्मली हमने देखा कि मेटा जैसे प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरीज है, तो अगर मैं उठ के कोई इलीगल कंटेंट डाल देती हूँ उस पर, तो डायरेक्टली मेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि सेफ हार्बर, कि अगर कोई यूजर बेस्ड कंटेंट आ जाता है जो कि यूजर डायरेक्टली सिर्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म है और यूजर डायरेक्टली वहाँ पे कंटेंट डाल रहा है, तो मेटा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो इंटरमीडियरी या फिर मेटा जैसा प्लेटफॉर्म, ये बिचौलिए जानबूझकर ऐसे अनलॉफुल एक्ट्स को प्रमोट करते हैं या फिर सरकार के गाइडलाइंस को मानने से वो फेल हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के डायरेक्शंस, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, फिर वो लायबल होंगे लीगल एक्शन के। तो मेटा भी ऐसा नहीं है कि मेटा पर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बार बार अगर मेटा फेल होती है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले देख लेते हैं कि माइटी को सूचना मंत्रालय को क्यों एक्ट करना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, ऑनलाइन सेफ्टी में पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि ऑनलाइन उसका कंटेंट सेव है। बच्चों को इस तरह से आप एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन में दिखा रहे हैं, वो भी पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो माइटी को इंस्टेंटली एक्ट करना पड़ा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक का कॉन्फिडेंस। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो अगर आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 देखें तो यहाँ पे हमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ, और याद रखेंगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाइडली इंटरप्रीट किया और कहा है कि इसमें
राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विथ डिग्निटी, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है। सिर्फ ऐसे ही एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, आपको डिग्निटी, एक लाइफ कैसी होनी चाहिए, डिग्निटी वाली लाइफ होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। और ये राइट टू लाइफ बच्चों को भी अवेलेबल है। तो बच्चों को जब इस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन में दिखाया जाता है तो उनका ये फंडामेंटल राइट जो कि मोस्ट फंडामेंटल है, वायोलेट होता है। इसके बाद आर्टिकल 39E एंड 39F देखें, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यानी ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस है कि आपको ये करना है। वहां पर भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट ऐसे मेजर्स लेगा, सरकार, राज्य ऐसे मेजर्स लेंगे जो बच्चों को अब्यूज से, बच्चों का अब्यूज ना हो, बच्चों को अब्यूज से प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए मेजर्स लेगा। आर्टिकल 53 अगर आप बात करें, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर ये ड्यूटी है कि बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 53 के अंदर, 15(3) के अंदर बनाना है बच्चों के लिए। और 19(2) की अगर आप बात करें, आर्टिकल 19(2) की, तो उसके पहले हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करेंगे, जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपको पता होगा कि ये आपका फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे भी आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप इन राइट्स को इंजॉय करते हो। और वो रिस्ट्रिक्शंस किस में है? आर्टिकल 19(2) में है, जिसमें आपके रिस्ट्रिक्शंस में डिसेंसी, मोरालिटी एंड ऑफेंसेस आते हैं। सो अगर बच्चों को इस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन में दिखाया जाता है तो ये डिसेंसी, मोरालिटी एंड ऑफेंसेस के कैटेगरी में आते हैं, जो कि 19(2) में है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव है। अब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी है। भारत सरकार बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कोवेनेंट्स का पार्टी है, जिससे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बच्चों का प्रोटेक्शन कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। बच्चों के अधिकारों पे एक कन्वेंशन है, जहाँ पे स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे। ये यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है और इंडिया इसकी पार्टी, और इससे ड्यूटी आती है स्टेट के ऊपर कि वो बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल, आपने नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा सकता है, हमें ऐसा लगेगा कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है, तो इन्होंने इंटरनेशनल का इंटर निकाल लिया और पुलिस का पोल निकाल लिया, बाकी गया कुछ भी कर दिया इन्होंने, तेल लेने। तो इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन कराती है। क्रॉस बॉर्डर मतलब अगर दो कंट्रीज के बीच में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इंटरपोल बीच में आती है और इन दोनों कंट्रीज को फिर एक साथ ला करके वो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें हेल्प करती है। तो ये सारा इशू है, मेटा का इशू है, ये इंपॉर्टेंट था। अभी अब मेटा का जब रिस्पॉन्स आएगा तो देखेंगे फाइनली एग्जैक्टली क्या होता है। ये पूरा सिनारियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस का इशू है, जीएस पेपर 2 का इशू है, आप इसको साइबर क्राइम जीएस पेपर 3 के अंदर भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होता जाएगा हम इसको कवर करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।